दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप एक एक स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से समझ सकें। और उसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो लोग इंग्लिश बुक रीडिंग नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रेट सेक्रीफाइस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्रेट का मतलब होता है महान, और सेक्रीफाइस नाउन है जिसका मतलब होता है बलिदान। द ग्रेट सेक्रीफाइस, महान बलिदान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन काइंड एंड मैग्निफिसेंट किंग रूल्ड ओवर आ किंगडम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। RULE, रूल का मतलब होता है राज करना, शासन करना। और सेकंड फॉर्म है रूल्ड। और दोस्तों, आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, रूलर का मतलब होता है शासक। स्पेलिंग है RULER। तो रूलर मतलब शासक और रूल का मतलब शासन करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? वन काइंड एंड मैग्निफिसेंट किंग। दोस्तों, काइंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु, और मैग्निफिसेंट भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तेजस्वी। एक दयालु और तेजस्वी राजा रूल्ड, शासन करता था, ओवर मतलब ऊपर, ओवर आ किंगडम, एक राज्य पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन काइंड एंड मैग्निफिसेंट किंग रूल्ड ओवर आ किंगडम। एक दयालु और तेजस्वी राजा एक राज्य पर शासन करता था। आगे देखिए। वन डे ही गॉट द न्यूज़ दैट हिज नेबरिंग कंट्री वॉज प्लानिंग एन अटैक ऑन हिज कंट्री। क्या मतलब हुआ? वन डे ही गॉट द न्यूज़। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना, और सेकंड फॉर्म है गॉट। न्यूज़ का मतलब खबर। वन डे, एक दिन, ही गॉट, उसे मिली, द न्यूज़, खबरें मिली, दैट की हिज नेबरिंग कंट्री, हिज मतलब उसके और नेबरिंग मतलब पड़ोसी, दैट हिज नेबरिंग कंट्री की उसका पड़ोसी देश, वॉज प्लानिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे स्थानों पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म, और प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, और ये फोर्थ में प्लानिंग। तो क्या अर्थ हुआ? क्या कि हिज नेबरिंग कंट्री की जो उसका पड़ोसी देश है, वॉज प्लानिंग, वो प्लान कर रहा था हम एन अटैक, एक हमला, ऑन हिज कंट्री, उसके देश पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे ही गॉट द न्यूज़ दैट हिज नेबरिंग कंट्री वॉज प्लानिंग एन अटैक ऑन हिज कंट्री। एक दिन उसे खबर मिली कि उसका पड़ोसी देश उसके देश पर हमला करने की योजना बना रहा है। चलिए आगे देखिए। इन हिज किंगडम देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
लिव मतलब होता रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ, इन हिज किंगडम, उसके राज्य में, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, उसके राज्य में एक बूढ़ी महिला रहती थी। When she heard this news, she went to the royal palace। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है HEAR, हियर मतलब होता है सुनना, और सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें। वैन शी हर्ड दिस न्यूज़, दोस्तों WHEN, वैन का मतलब होता है कब या फिर जब। जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो शब्द है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, मतलब वो एक प्रश्नवाचक शब्द भी है, उसके अलावा ये एक साधारण शब्द भी है। तो आप इसको दोनों तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आप इसको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कब। जैसे मैं किसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप वहाँ कब जाओगे, तो इसमें हम इसको इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन विल यू गो देयर। और यदि आप इसको एक साधारण वर्ड की तरह यूज़ करेंगे तो आप इसको अफर्मेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है जब। तो यहाँ पर इसका जो रोल है वो इंटरोगेटिव के तौर पर नहीं है, यहाँ इसका रोल जो है साधारण वर्ड के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और इसकी हिंदी है जब। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन शी हर्ड दिस न्यूज़, जब उसने ये खबर सुनी, शी वेंट, वह गई, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, शी वेंट वह गई, टू द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस का मतलब होता है शाही महल, तो वो शाही महल गई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, व्हेन शी हर्ड दिस न्यूज़, जब उसने ये खबर सुनी, शी वेंट टू द रॉयल पैलेस, वह शाही महल गई। शी मेट द किंग एंड सेड दैट she wanted her only son to take part in the battle which was sure to happen। क्या अर्थ हुआ, she met the king। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मीट मतलब होता है मिलना, सेकंड फॉर्म मैट। शी मेट द किंग, वह राजा से मिली, एंड सेड और कहा, दैट की शी वांटेड वह चाहती है, हर ओनली सन उसका इकलौता बेटा, टू टेक पार्ट की वह चाहती है उसका जो इकलौता बेटा है टू टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना, कि वो हिस्सा ले, इन द बैटल मतलब युद्ध में हिस्सा ले, विच वॉज श्योर टू हैपन जिसका होना निश्चित था। चलिए तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से यहाँ तक कि शी मेट द किंग एंड सैड, वह राजा से मिली और उसने कहा, दैट शी वांटेड हर ओनली सन टू टेक पार्ट इन द बैटल विच वॉज श्योर टू हैपन, मतलब वह चाहती है कि उसका इकलौता बेटा इस लड़ाई में, इस जंग में हिस्सा ले, टेक पार्ट इन द बैटल विच वॉज श्योर टू हैपन जिसका होना बिल्कुल निश्चित है। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज स्टन्ड टू सी सच अ पैट्रियोटिक वुमेन इन हिज किंगडम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है और ये यहाँ एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। स्टन्ड का मतलब होता है अचंभित हो जाना, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग वॉज स्टन्ड, जो राजा था वो हैरान हो गया, टू सी देखकर, सच अ पैट्रियोटिक वुमेन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पैट्रियोटिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है देशभक्त। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग वॉज स्टन्ड टू सी सच अ पैट्रियोटिक वुमेन इन हिज किंगडम, मतलब क्या हुआ कि राजा अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में एक देशभक्त महिला को देखकर हैरान हो गया। चलिए तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा अपने राज्य में एक देशभक्त महिला को देखकर हैरान हो गया। ही गेव हर परमिशन, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव हर परमिशन, उसने उसे आज्ञा दी, परमिशन मतलब आज्ञा। आ फियर्स बैटल टुक प्लेस, दोस्तों टेक प्लेस को यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। टेक प्लेस का मतलब होता है किसी घटना का, किसी भी चीज़ का घटित होना। और फियर्स एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयंकर, और बैटल मतलब युद्ध। अ फियर्स बैटल टुक प्लेस, एक भयंकर युद्ध हुआ। द सन ऑफ दैट
ओल्ड लेडी सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान दे देना, सेकंड फॉर्म सेक्रीफाइस्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द सन ऑफ दैट लेडी, सॉरी द सन ऑफ दैट ओल्ड लेडी सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, हिज लाइफ मतलब अपना जीवन, उस बूढ़ी महिला के बेटे ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया फॉर द मदरलैंड। मदरलैंड मतलब मातृभूमि, मातृभूमि के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द सन ऑफ दैट ओल्ड लेडी सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। उस बूढ़ी महिला के बेटे ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। When the old lady went to the royal palace sobbing, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। सॉब का मतलब है सुबकना, जब कोई व्यक्ति सुबकता है, धीरे धीरे रोता है, उसको सॉब कहा जाता है, और ये फोर्थ फॉर्म है सॉबिंग। तो क्या अर्थ हुआ, When the old lady went to the royal palace sobbing, जब बूढ़ी महिला सुबकते हुए शाही महल गई, द किंग ट्राइड टू कंसोल हर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या कह सकते हैं दिलासा देना, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब हम दो वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। व्हेन द ओल्ड लेडी वेंट टू द रॉयल पैलेस सॉबिंग, जब बूढ़ी महिला सुबकते हुए शाही महल गई, द किंग ट्राइड टू कंसोल हर, राजा ने उसे सांत्वना देने की या कह सकते हैं दिलासा देने की कोशिश की। शी सैड, उसने कहा, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज माई सन डाइड, उसने क्या कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, बट लेकिन बिकॉज आई हैड ओनली वन सन, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा था। नाउ अब I will not be able to give the kingdom any help at the time of crisis। और दोस्तों क्राइसिस का मतलब है संकट, और ये जो वाक्य है ये फ्यूचर का वाक्य है जहाँ पर able to का साथ में इस्तेमाल किया गया है। कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर पाऊँगा, पाएंगे, सकूँगा, सकेंगे आएगा, ऐसे स्थानों पर will be able to का यूज़ किया जाता है। तो और ये नेगेटिव है तो विल नॉट बी एबल टू यहाँ पर पूरी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से अब देख लेते हैं, आप समझ गए होंगे। उसने क्या कहा, शी सेड आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज माई सन डाइड, मतलब मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटे की मृत्यु हो गई, बट बिकॉज आई हैड ओनली वन सन, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरा इकलौता बेटा था। नाउ आई विल नॉट बी एबल टू गिव द किंगडम एनी हेल्प, अब मैं राज्य को कोई भी मदद नहीं दे पाऊंगी। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट के समय। तो उस बूढ़ी महिला ने क्या कहा कि अब मैं संकट के समय राज्य को कोई भी मदद नहीं दे पाऊंगी। तो बेसिकली वो जो बूढ़ी महिला थी वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उनके जो बेटा था उसकी मृत्यु हुई थी युद्ध में, वो इसलिए रो रही थी कि वो अब क्योंकि उनका इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो अब उन्होंने ये कहा कि अब वो किसी भी तरह से मतलब राज्य की मदद नहीं कर पाएंगी जब भी कोई संकट होगा, और यही कारण था वो रो रही थी। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। और यदि आपने आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों ने, कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनका नाम लूं। तो दोस्तों अब मैं यहां से नाम लेना शुरू कर रहा हूं और आप लोग ज़रा ध्यान से सुने। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, जैसे कई बार आप जब रिक्वेस्ट करते हैं नाम लेने की तो कोशिश किया करें कि आप नाम को भी मेंशन करें, क्योंकि कई बार जिस नाम से आपकी आईडी होती है वो नाम क्लियरली समझ में नहीं आता, तो आप कोशिश करें कि आप अपना पूरा नाम लिख दें। साथ में यदि पॉसिबल हो तो जिस स्थान से आप देख रहे हैं, जो भी आपका प्लेस है वो भी आप साथ में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको जब पढ़ूं, जब बताऊं तो आप उसको अच्छे से सुन लें। तो अब दोस्तों मैं जो लोगों के नाम है मैं नाम ले रहा हूं, आप लोग सुने उसे, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की नाम लेने की। सबसे पहले हैं, मैं शुरू करता हूं, सुदेश महतो जी हैं, उसके बाद हैं करिश्मा नूरी, उसके बाद हैं
मयंक साहू। और दोस्तों आज जो मयंक साहू जी के पिताजी का जन्मदिन है, तो हमारी तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, हमारी ऐसी कामना है। और उसके बाद हैं शुभम ठाकुर पंजाब से, और उसके बाद हैं आलोक पाल जी। तो दोस्तों ये वो नाम थे जो मैंने लिए, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमारा नाम लें वीडियो में। और दोस्तों यदि आप चाहें कि मैं आपका नाम भी लूँ तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और जब आप नाम चाहते हैं कि मैं नाम लूँ तो आप उसको सही से लिखें ताकि मैं उसको सही से पढ़ सकूं, और यदि पॉसिबल हो तो जो भी स्थान है आप वो भी साथ में मेंशन करें। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।